वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीपीएससी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसको कोई पढ़ाता नहीं है, जिसके कारण ये अछूता रह जाता है टॉपिक और आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते हो। कौन सा टॉपिक है? तो ये तो यूपीएससी के सिलेबस में डिस्क्राइब है, लेकिन बीपीएससी में इसके बारे में बताया नहीं गया है। जिसे आपने सुना होगा एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में। एनवायरमेंट इकोलॉजी इस पर्सन से 10 क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर साल बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? आपके लिए तो शायद नया होगा, लेकिन चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे आपने क्लाइमेट चेंज को लेकर के सुना होगा, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, वैश्विक तापन जिसको बोलते हैं, तापन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? आप नॉर्मल सब जानते ही हो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसे होता है। इसमें जो पीटी के जो प्रीलिम्स फैक्ट्स जो होता है कि इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो सबसे पहले गैसेज के बारे में पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग के गैसेज कौन कौन सी होती है। ये आप लोगों को पता होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गैसेज क्या है। एक तो जलवाष्प होता है, वो आप सबको पता है, लेकिन इसको गैस में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। एक CO2, मेन इसका जो पार्ट होता है वो CO2 का होता है। CO2 का ग्लोबल वार्मिंग में योगदान 60% है। उसके बाद इसमें होता है मीथेन। मीथेन का योगदान लगभग 20%। तीसरे स्थान पे होता है N2O। इसका योगदान लगभग 6%। उसके बाद जो होता है इसमें PFC होता है, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं प्लूरिनेटेड गैसेस, PFC होता है इसमें। उसके बाद अब होता है HFC और SF6। इन तीनों का मिलाकर के 14% का योगदान इसमें होता है। तो टोटल आप देखोगे कि वैश्विक तापन में जो है ये सबसे सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो ये आपका सिंपल सा ये बात करते हैं। एक आपने नाम सुना होगा UNFCCC का। UNFCCC आपने सुना होगा कि 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। इस पृथ्वी सम्मेलन के दौरान 3 कन्वेंशन जो होता है, तीन सिस्टर समझौतों की शुरुआत हुई थी। 3 सिस्टर समझौता इसको कहा जाता है। एक होता है UNFCCC, एक होता है UNCVD और एक होता है UNCCD। UNFCCC का फुल फॉर्म आप लोग पढ़े भी होंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका भी होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसका होता है कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये अलग अलग काम के लिए होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको कम करने के लिए, यानी क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए ये सम्मेलन आयोजित हर साल होता है। हर साल इसकी बैठक होती है। जैसे आपने इसके अंतर्गत आपने सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल। ये नाम आपने सुना होगा, बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन आपको अभी भी इसके बारे में डाउट होगा। क्योटो प्रोटोकॉल 2 है, इसके 2 पार्ट हैं। इसका प्रथम जो पार्ट है, इसका जो अवधि था 2008 से 12 तक था, और दूसरा था 2013 से 20। इसका क्या काम है? तो क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता। जो पेरिस समझौता है ये हुआ था COP21 की मीटिंग में ये समझौता हुआ था। ये पेरिस समझौता कब से लागू होने वाला था? तो 2020 के बाद। लेकिन आपको पता है कि अभी भी लागू नहीं हो पाया है।
तो इसको हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो ये आप क्योटो प्रोटोकॉल, इसी के UNFCCC के अंतर्गत ही पेरिस समझौता आएगा। और एक और चीज़ आप लोग आजकल न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि कॉप की मीटिंग, आखिर एक कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सदस्य देश जो हैं इसके UNFCCC के, उन्हीं सदस्य देशों के जो मीटिंग होती है उन्हीं को कॉप कहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि कॉप 28 की मीटिंग हुई थी, कहाँ पे? दुबई। ठीक है, ये यू, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी गए थे, उसमें आपने देखा होगा। कॉप 29 की मीटिंग जो है ये होगी बाकू। ये कहाँ है? अजरबैजान में है। ये कहाँ पे होगा? हाँ, अजरबैजान। ये अजरबैजान में कॉप 29 की मीटिंग होगी। तो ये आप देखिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी मीटिंग क्या होगी। एक और बात आपको इसमें बताऊंगा कि जैसे आपने सुना होगा, एक भारत सरकार का लक्ष्य है पंचामृत टारगेट, पंचामृत लक्ष्य। आपका एक काम होगा कि पंचामृत लक्ष्य क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक कॉप 26 की मीटिंग हुई थी, आपको पता है, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इस मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने ये पंचामृत टारगेट रखा है। इसमें 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, भारत क्या क्या करेगा आने वाले समय में, जिसमें एक मैं आपको बता दूं, 2070 तक भारत कार्बन न्यूट्रल होगा, भारत कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य रखा है। तो आप एक बार पंचामृत लक्ष्य को पढ़ लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार आपको देख लीजिएगा। तो मैंने आपको छोटा सा, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपको क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। एक और बात हम लोग करते हैं, ओजोन। ओजोन, देखिए, ओजोन के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा। ओजोन क्या है, कैसे है, कैसे क्या काम करता है। ओजोन के 2 पार्ट होते हैं, आपने ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ा होगा। एक समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल। ओजोन जितना वायुमंडल में पाया जाता है उसका 90% भाग समताप मंडल में ही पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं गुड ओजोन। ये क्यों गुड ओजोन है? तो आपने पढ़ा होगा, ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, पृथ्वी की रक्षा करता है, इसलिए इसको गुड ओजोन कहा जाता है। कंबल, ये ऊपर चादर की भांति फैला हुआ है, इसे पृथ्वी का छाता भी कहते हैं, और ये हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, इसलिए इसको गुड ओजोन कहा जाता है। एक होता है बैड ओजोन। ये जो बैड ओजोन है ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में, क्योंकि ये जब क्षोभ मंडल में पाया जाएगा तो ये प्रदूषक का काम करेगा, ये पोल्यूटेंट्स का काम करेगा, प्रदूषक का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। ऊपर रहेगा तो ये सही है, नीचे रहेगा तो आपको ये पोल्यूशन का काम करेगा। और ये जो है स्मॉग का निर्माण करता है, इसी ये क्रिया करके स्मॉग का निर्माण करता है। तो आप ये ओजोन के बारे में पढ़ा। सब एक और आपने शब्द सुना होगा, ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण, ये ओजोन क्षरण क्या है, ओजोन डिफ्लेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन कौन सी जो गैसेज हैं जो ओजोन क्षरण कर रही हैं, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर कोई भी ऑप्शन रहे, अगर उसमें आपको क्लोरीन और ब्रोमीन दिखे तो आप समझ जाना ये दोनों गैसेज ओजोन को डिफ्लेशन करती है, मतलब ओजोन क्षरण करती है। तो अगर आपको तुक्का मारना है तो उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन या दोनों एक साथ रहें तो आप ओजोन क्षरण वैसे होता है। तो आखिर ओजोन क्षरण क्या है? एक और आपने शब्द सुना होगा, ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र, आखिर ओजोन छिद्र क्या है? आपको लगता होगा कि कहीं पे छेद हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ओजोन छिद्र है क्या? देखिए, अंटार्कटिका में क्या होता है ना, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में जब ठंड का मौसम होता है, बसंत का समय होता है,
उस समय ओजोन की जो मोटाई है वो कम हो जाती है, उसी को ओजोन छिद्र कहा जाता है। सामान्यतः ओजोन की जो मोटाई होती है वो 300 डॉप्सन यूनिट होती है, डॉप्सन यूनिट होती है। अगर 220 डॉप्सन यूनिट से कम मोटाई हो जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ओजोन क्षरण हो चुका है। 220 डॉप्सन यूनिट से अगर इसकी मोटाई कम हो जाती है, इसी को कहा जाता है ओजोन क्षरण हो गया। आखिर ये ओजोन क्षरण को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इस प्रयास को लेकर के थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। इससे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको बोलेगा ओजोन डिफ्लेशन क्या है या कैसे कैसे इसके मानक माने जाते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए गए हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रयास है, एक आपने सुना होगा वियना कन्वेंशन। आपको इतना डिटेल्स में नहीं जानना है, प्रीलिम्स से यूपीएससी में ज़्यादा थोड़ा सा माथापीची होता है, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। ये वियना कन्वेंशन 1985 के तहत इसमें प्रयास किया गया कि भाई हम ओजोन क्षरण जो हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करें। इसी के तहत एक प्रोटोकॉल लाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इन 1987 16 सितंबर 1987 को ये लागू हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो आप सिंपल सा देख लेना, ओजोन से भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने जो भी ओजोन के बारे में बताया सारा क्वेश्चन इससे आ जाएगा। छोटा सा एरिया है लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन बना देता है। फिर हम लोग और कुछ भी बात कर लेते हैं, जैसे भारत में कुछ पर्यावरण या उससे संबंधित कुछ कानून है, उस कानून के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको बीपीएससी का जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कानून का ईयर पूछ देगा कि कब आया था, क्या हुआ था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कानून है पर्यावरण से संबंधित वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पहली बार भारत में वन जीवों को संरक्षण के लिए 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा अधिनियम है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। ये यूपीएससी में टेंशन होता है कि क्या इसमें 6 सूचियाँ होती हैं, इसमें कौन से अनुसूची में कौन शामिल है, वो सब पूछता है। बीपीएससी में उतना लेंदी नहीं जाएगा। बीपीएससी धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ा रहा है, हो सकता है 2-4-5 सालों में ये बीपीएससी अपना लेवल बढ़ा दे। एक और है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको मैजिक करने के लिए दे सकता है। चौथा जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब बीबीआई आप इसको लगा सकते हो। पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे काम होते रहते हैं, हमेशा ये न्यूज़ में बना रहता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पांचवा है, ये कहता है राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988। ये हमारे एक फॉरेस्ट ये पॉलिसी लाया था ताकि वनों को लेकर के कैसे हम लोग आगे बढ़ सके, उसके लिए है। ये भी आप डाटा याद रख लेना। नेक्स्ट जो है एक और आता है जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। ये आया था 2002 में। ये भी इम्पोर्टेंट। लास्ट एक और जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो हो जाता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो आपको पता ही होगा एनजीटी का क्या काम करता है, और इसका जो स्थापना हुआ था 2010 में हुआ था। पर्यावरण को लेकर के, संरक्षण को लेकर के ये काम करता है। देखिएगा, आप कहीं भी कोई कूड़ा जलाता है उस पर फाइन लगाना, इस तरह के काम करना,
ये ट्रिब्यूनल है, एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो इसके बारे में छोटा छोटा प्रीलिम्स फैक्ट्स था, इसलिए मैंने इसको डिटेल्स में नहीं बताया। इसके अलावा भी कुछ इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ और भी पार्ट्स हैं, जैसे आपने सुना होगा एक प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या, सबसे पहले इसका ध्यान रखिएगा, 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर सरकार ने शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य था कि हम बाघों का संरक्षण कैसे करें। बाघों का संरक्षण करने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत सरकार ने शुरू किया। किस एक्ट के तहत शुरू किया, तो वही मैंने आपको बताया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। इसमें सरकार ने क्या किया, आपको पता है कि टाइगर रिजर्व बनाना शुरू किया। टाइगर रिजर्व सरकार ने निर्माण करना शुरू किया। अब एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपको शायद पता ना हो, अभी 2 और बढ़ा है, 85 हो चुका, सॉरी 55। भारत में वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व है। और आपको एक क्वेश्चन है कि ये 55 टाइगर रिजर्व लेटेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो ये 55वां टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली। ये 55वां जो है लेटेस्ट जो है धौलपुर करौली, ये राजस्थान में ये 55वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब एक और पार्ट है कि बिहार में कौन सा है, तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है। बिहार में, बिहार स्पेसिफिक जो है, तो बिहार में एक ही है, विटिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक ही है। तो आपको पूरे देश में 55 टाइगर रिजर्व है। लेटेस्ट जो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, और बिहार में एक है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसको आप ध्यान रखें। फिर आता है कि टाइगर सेंसस। ये टाइगर सेंसस अभी आपने सुना होगा, ये 2022 है, लेकिन इसका जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था वो हुआ था 2023 में। ये टाइगर सेंसस क्या है, तो टाइगरों की जनगणना करने के लिए, गणना करने के लिए सरकार इसको कराती है। टाइगर ये कौन करता है, तो ये जो करता है ये राष्ट्रीय, इसका नाम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसके द्वारा बाघों की जनगणना की जाती है। अब यूपीएससी ने पूछा भी है कि इसका कौन सा विधि अपनाया जाता है। इसमें सरकार एक एमएसट्रिपल्स ये विधि है, इसी के तहत ये बाघों की जनगणना करती है, जिसमें पगमार्क विधि, जैसे उसके पैर के निशान को लेकर के, और कैमरा ट्रैपिंग भी होता है। तो इस आधार पर इसकी गणना की जाती है। खैर उतना डिटेल्स आपको नहीं जाना है। बात ये है कि भारत में कुल कितने बाघ हैं, तो भारत में कुल 3167 ऑफिशियल है। बहुत सारी जगहों पे आपको 3800 भी दे रहा होगा, लेकिन वो सेंसस नहीं है। जैसे भारत की जनगणना 140-42 करोड़ हो चुकी है, लेकिन सेंसस में वहीं 121 करोड़। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंसस के आधार पे यही है। तो सर्वाधिक बाघ कहाँ है, तो आपको ही पता है, मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है। ठीक है। अब एक और बात घूम फिर के आती है कि बिहार में कितने बाघ, बिहार में कितने बाघ हैं, तो आपको भी ये पता होगा कि बिहार में 54 बाघ हैं। पहले 31 थे, अब 54 हो चुका है। पहले भारत में 2967 था, अब ये हो गया है 3167। तो आप ध्यान रखना है कि बिहार में टोटल 54 बाघ है। एक टाइगर रिजर्व है, वो है विटिया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो आप इसको भी ध्यान रखना। एक और चीज़ है जो इससे रिलेटेड, बहुत छोटा एरिया है, लेकिन क्वेश्चन आपको देगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में शुरू किया गया था। 1992 में
प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। ये हाथियों के संरक्षण को लेकर के है। अभी देखिएगा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत एलिफेंट रिजर्व बनाए जाते हैं, और एलिफेंट जो रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व, ये भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व है। और लेटेस्ट जो एलिफेंट रिजर्व बना है वो है तेराई एलिफेंट रिजर्व, ये है उत्तर प्रदेश। आप इसको ध्यान रखना, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत एलिफेंट रिजर्व बनाया जाता है, उसमें 33 एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं, और तेराई लेटेस्ट है, 33वां एलिफेंट रिजर्व उत्तर प्रदेश में बना है। एक और चीज़ कि एलिफेंट का भी सेंसस होता है। एलिफेंट कितने हैं भारत में, तो इसका जो संख्या है 3063 संख्या एलिफेंट का है भारत में। सर्वाधिक जो एलिफेंट है वो है हमारे कर्नाटक में, सर्वाधिक एलिफेंट पाए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना, एलिफेंट रिजर्व। बिहार में ऑफिशियली किसी प्राकृतिक आवास में एलिफेंट नहीं है, वो किसी के पास हो सकते हैं, किसी चिड़ियाघर में हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली एक भी नहीं जो प्राकृतिक रूप से हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और छोटा सा पार्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपने सुना होगा, आर्द्र भूमि। अगर मैं ये बात बोलूँ कि इससे 100% क्वेश्चन इस बार आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा भी संशय नहीं होना चाहिए, 100% क्वेश्चन ये आएगा। कैसे, इसके बारे में बताते हैं। आर्द्र भूमि क्या होता है? आर्द्र भूमि दलदली क्षेत्र आप समझ सकते हो, जहाँ पानी लगते हैं, छोटा हल्का फुल्का पंक क्षेत्र होता है, ज़्यादा गहराई ना हो, उसको हम आर्द्र भूमि कहते हैं। अभी जो आर्द्र भूमि है, इसके तहत आपने एक सुना होगा रामसर साइट्स। ये रामसर साइट्स क्या है? देखिए, एक ईरान का रामसर शहर, इसी रामसर शहर में 1971 में एक बैठक होती है, और इसी बैठक के दौरान रामसर साइट्स के बारे में बातचीत होती है। और जो रामसर साइट्स जो हैं, ये जो रामसर कन्वेंशन होता है, रामसर कन्वेंशन ये 1971 में होता है, और ये जो लागू होता है 1975 में। इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मत रखिएगा, सिर्फ आपको 1971 याद रखना है। और इसमें जो भारत है, भारत बाद में 1982 या 81 में इसमें शामिल हुआ था रामसर स्थल में, ठीक है। भारत 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ। बात ये घूम फिर के आएगी, इतना डाटा जरूरत नहीं याद रखने का, फिर भी पूछ सकता है थोड़ा बहुत कि ये जो है आपका भारत के कितने स्थल, भारत के 85 जो है आर्द्र भूमि रामसर में शामिल है, रामसर साइट में शामिल है, रामसर साइट्स में शामिल है 85। बात ये आती है कि बिहार क्यों न्यूज़ में है, तो बिहार का 2, इसको आगे हम बढ़ा देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बिहार का 2 रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। में शामिल हुआ, पहले से एक था। पहले कौन था? तो जो पहले से था कांवर झील जो है पहले से है, इसमें था। और 2024 में कौन जुटा? तो 2 जुड़े, एक है नागी और दूसरा है नकटी। ये पक्षी अभयारण्य है, ये भी पक्षी अभयारण्य। 2024 में बिहार के 2 स्थल मार्च और उसके आसपास जुड़े हैं, तो नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य इसमें रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इसलिए मैंने बोला कि ये वेरी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये पक्का देगा, ठीक है। बिहार ज़्यादा क्वेश्चन अपने एरिया से ही पूछता है, बिहार से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको मैंने लगभग ये सारी चीज़ें बता दी। एक और जो इम्पोर्टेंट एरिया जो आपको मैं काम के लिए दूंगा वो है यूनेस्को की अभी मीटिंग हुई है, भारत के बहुत सारे स्थल शामिल किए गए हैं, आप इसको देख लेना।
VVI लगा लेना, ठीक है। तो ये आप इसको आप करोगे ओके से। बाकी मैंने आपको जो बता दिया ये आपके लिए हो गया, इतना ही। बाकी आप फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।